Once again we are here with correction of errors lecture number 4, and today we are going to learn how to correct the mistakes regarding adverbs. जितने भी हमारे sentences जिसमें adverbs यूज़ होते हैं हमने उनको किस तरह से करेक्ट करना है आज हम ये सीखने जा रहे हैं जी। रूल नंबर 1 and 2 ये क्या है जी। सबसे पहले हम ये पढ़ने जा रहे हैं। रूल नंबर 1 इज़ दैट यूनिवर्सल ट्रूथ्स आर यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस। तो जितने भी आपके यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स ऐसा ट्रूथ या ऐसी बात जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, कोई भी उस बात को डिनाई नहीं कर सकता, एंड दैट इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। तो उसमें मतलब वो आपका फार्मूला जो है या वो पॉलिसी जो है वो आपका थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो एक्नॉलेज्ड है और उसको एक्सेप्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो जहाँ पर भी कहीं इवन अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अगर आपको करेक्शंस के लिए आते हैं और उसमें इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो आपकी स्पीच है, जो आपको सेंटेंस लिख दिया गया है, दैट इज़ द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये इतना इजी होता है कि अगर आपका जो जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो चाहे आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, तो आप इस सेंटेंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं। सो ये दिस इज़ अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, एज यू सो सो शैल यू रीप। इसी तरह से आपके जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम में आता है, अगर इसमें किसी भी तरह से कोई भी आपको मिस्टेक नज़र आती है तो आपने ये देख लेना है कि अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में आएगा, किसी और टेंस में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज़ रूल नंबर 2, दैट इज़ यूज़ ऑफ विल। अभी जो हम बेसिक चीज़ें जो हम पढ़ते हैं अबाउट टेंसेस फ्यूचर टेंस में, उसमें ये होता है कि हम विल यूज़ करते हैं अदर देन आई और वी। यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल यूज़ करते हैं और बाकी तमाम पर्सन्स के साथ हम विल यूज़ करते हैं। बट देयर इज़ अनदर यूज़ ऑफ विल, और वो क्या है कि जी हम यूज़ ऑफ विल करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ भी, विद द फर्स्ट पर्सन आई एंड वी मीन्स टर्मिनेशन, एंड शैल सिंपली मीन्स फ्यूचर टाइम। यानी जहाँ पर आप फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ शैल बता रहे होते हैं तो दैट मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस है कि आपका एक फ्यूचर प्लान है और आप उसके बारे में यू आर नॉट वेरी श्योर कि आप वो करेंगे या नहीं करेंगे, बस आपके जहन में ये है कि आपने ये करना है। बट आप जब किसी चीज़ के बारे में श्योर होते हैं, आप सर्टन होते हैं कि ये काम हर सूरत करना है आपको, तो वो फिर उसके साथ आप फर्स्ट पर्सन के साथ आप विल लगा देते हैं। तो श्योरिटी डेफिनेटली आप सिर्फ अपनी तरफ से दे सकते हैं, दूसरों की तरफ से तो नहीं दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन की एग्ज़ाम्पल ही दी जाती है। और इसकी एग्ज़ाम्पल्स जो हैं, आई विल कम टू यू, इसमें जो है सर्टनटी है, इसलिए अगर आई शैल कम टू यू होता तो इट मीन्स के हो सकता है आप चले जाएं, हो सकता है आप ना जाएं, बट व्हेन यू आर श्योर इनफ कि आप ज़रूर जाएंगे, आप तब यूज़ करेंगे आई विल कम टू यू, यानी कि मैं हर सूरत तुम्हारे पास आऊँगा, कुछ भी हो जाए। एंड नंबर 2 सेकेंड एग्ज़ाम्पल जो है, इट इज़ अबाउट फ्यूचर प्लान। और फ्यूचर प्लान ऐसा दैट मे टेक प्लेस और मे नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में आप श्योर नहीं है, तो वहाँ पर आपने सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ किया है, वी शैल कम टू यू। नेक्स्ट इज़ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे लॉट्स एंड हीप्स को। लॉट्स एंड हीप्स विद सिंगुलर नाउन कम विद सिंगुलर वर्ब। अगर लॉट्स ऑफ फूड आ जाए, लॉट्स ऑफ शुगर आ जाए, लॉट्स ऑफ राइस आ जाए, हीप्स ऑफ गार्बेज आ जाए, तो ये सिंगुलर नाउन के साथ चूँकि ये आ गए हैं तो अब इसके साथ वर्ब भी आप सिंगुलर यूज़ करेंगे। यानी वर्ब जो है वो आपका लॉट्स और हीप्स के साथ चेंज नहीं हो जाएगा टुवर्ड्स प्लूरल, बल्कि इट विल डिपेंड अपॉन द वर्ब जिसके नाउन जिसके साथ ये यूज़ किए जा रहे हैं। लॉट्स एंड हीप्स विद सिंगुलर नाउन कम विद सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज़ होंगे अगर ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होते हैं। बट इफ़ दे कम विद प्लूरल नाउन, जैसे हीप्स ऑफ वेजिटेबल्स, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, तो आप वहाँ पर प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, लॉट्स ऑफ शुगर इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, heaps of vegetables are kept in store,
ठीक है जी। तो ये क्लियर हो गया लॉट्स एंड हीप्स का। तो अभी आपने ये देखना है कि यानी आपको जो करेक्शन आती है वो इसके हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड होती है, क्योंकि आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर क्या हमने चेंज करना है। कि अगर लॉट्स ऑफ शुगर आर अवेलेबल इन द मार्केट आ जाता है आपको एग्ज़ाम में, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि जी लॉट्स के साथ तो आर आ गया है तो आप किसी और चीज़ में आप करेक्शन कर देते हैं। तो आपको जहन में होना चाहिए कि लॉट्स ऑफ शुगर के साथ जब आपका नाउन सिंगुलर है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। नेक्स्ट रूल इज़ लेस्ट इज़ यूज्ड विद शुड, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें लेस्ट यूज़ किया जाता है उसके साथ हमेशा आप शुड यूज़ करते हैं। आप उसके साथ विल नहीं कर सकते, आप उसके साथ वुड नहीं कर सकते। सो जहाँ पर भी आपको जिस सेंटेंस के अंदर लेस्ट आता है उसमें आप हमेशा शुड यूज़ करते हैं। एंड गो टू द ग्रामर बुक, आप उसमें बहुत सारी आपको एग्जांपल्स ऐसी मिल जाती हैं और आप वहाँ पर देखेंगे कि लेस जहाँ पर भी यूज़ होता है उसकी करेक्शन में हमेशा आप शुड लगाते हैं। नेक्स्ट इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड फॉर अ कंप्लीटेड टास्क। इसके अलावा जो है आप जब कोई टास्क कर चुके हुए हैं, व्हेन यू आर डन विद इट, तो फिर सॉरी व्हेन यू हैव डन दैट वर्क, तो फिर आप उसमें यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है जी। अभी आप ये देख लीजिए कि यू आर डन और यू हैव डन दोनों में फ़र्क है, वो एक अलहदा चीज़ है। अभी यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे अगर आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। इफ़ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, तो इफ़ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, ये सेंटेंस इन इटसेल्फ जो है वो एक एग्जांपल है इसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, कि अगर आपने कर लिया है काम। इफ़ यू हैव कुक्ड द फूड, इफ़ यू हैव डन योर होमवर्क, तो आप उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। Next is rule number 4. If the verb in the principal clause is in the present tense, the verb in the dependent clause may be of any tense. अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिफरेंट क्लॉजेस की। अगर हमारे पास दो क्लॉजेस हैं तो ये आपको पता है कि एक सेंटेंस, क्लॉजेस मीन्स कि जब आपके सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं और दोनों में अलहदा चीज़ बयान की जा रही होती है, बट दे बोथ आर इंटर रिलेटेड। तो उसमें क्या होता है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है जिस पर डिपेंड कर रहा होता है दूसरे वाला काम। तो फिर उस जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है इसमें एक फार्मूला होता है, बिल्कुल जैसे आप डायरेक्ट स्पीच के लिए भी कर रहे होते हैं, उसकी नरेशन के लिए भी कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर प्रिंसिपल क्लॉज आपका प्रेजेंट टेंस में है तो फिर आपका डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, दैट इज़ ओके। उसके साथ आपने कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, यानी कि ये उसके लिए ये ओके है, वो कुछ भी टेंस हो सकता है। बट इफ़ द प्रिंसिपल क्लॉज इज़ इन द पास्ट टेंस, द डिपेंडेंट क्लॉज विल बी इन द पास्ट टेंस। तो ये तो उसके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि अगर आपका डिपेंडेंट क्लॉज पास्ट टेंस में है तो आपका अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में, तो डिपेंडेंट क्लॉज डेफिनेटली वो पास्ट टेंस में ही होगा। ठीक है। तो समटाइम्स ये होता है कि वो अगर उसमें प्रेजेंट में है तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे पास्ट में, अगर वो फ्यूचर में है तो भी आप उसको कन्वर्ट कर देंगे पास्ट में। तो ये आपने जहन में रखना है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज आपका पास्ट में है तो आपका जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो भी पास्ट टेंस में होगा। The past perfect is used to show that a particular action took place before something else happened. अब इसके अंदर एक चीज़ होती है पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस जब आप यूज़ कर रहे होते हैं, दोनों क्लॉजेस में आपका पास्ट टेंस आ रहा है, और नॉर्मली ऐसे सेंटेंसेस आपको करेक्शन के लिए आ जाया करते हैं एग्ज़ाम में, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। उसमें ये होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर आपका पास्ट में है तो डिपेंडेंट क्लॉज भी पास्ट में होगा, बट उसमें आपको ये चीज़ देखनी है कि कौन सा काम जो है वो दूसरे वाले काम से पहले हुआ है। तो अभी जो काम पहले हुआ है आप उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, और दूसरा जो काम है उसके लिए आप सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट जो है वो हमेशा उस काम के लिए आएगा जो कि दूसरे काम से पहले हुआ है। और इसके एग्ज़ाम्पल में जो है, जो हमारा सेंटेंस नंबर 3, एग्ज़ाम्पल नंबर 3 है, वो हमारा इस वाले रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड। अब आप ये देख लीजिए कि दोनों क्लॉजेस जो हैं वो पास्ट में हैं, और इसमें आप ये देख लीजिए कि अभी द पेशेंट हैड डाइड
मर चुका था व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड। अब व्हेन जो है इसको आप ज्वाइन करना है, आप व्हेन के साथ भी कर सकते हैं, बिफोर के साथ भी आ जाया करता है। तो आपने उसमें ये देखना है कि जो काम पहले हो चुका, यानी काम क्या हुआ है, पेशेंट जो है उसकी डेथ हो चुकी है डॉक्टर के पहुंचने से पहले, तो वो उसको आप पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और जो काम जो है वो उसके बाद हुआ है वो सिंपल पास्ट टेंस में आ जाएगा, एंड दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जी अभी एग्ज़ाम्पल नंबर 1 जो है, जो हमारे 4:1 को रिप्रेजेंट करती है, द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज़ इन द प्रेजेंट टेंस, द वर्ब इन द डिपेंडेंट क्लॉज वो भी प्रेजेंट, वो किसी भी टेंस में हो सकता है। व्हेन आई कम टू यू आई विल ब्रिंग योर ड्रेस। ठीक है जी। तो अभी आप ये देख लीजिए कि आपके प्रेजेंट के साथ फ्यूचर भी आ रहा है। आप इसमें जो है प्रेजेंट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें पास्ट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू दैट आई हैव डन दिस वर्क। तो इसी तरह से आई एम टेलिंग यू दैट आई हैड विजिटेड दैट प्लेस लास्ट ईयर। मतलब इस तरह की चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि आपका अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो आप फिर अगले वाला किसी भी टेंस में हो तो दैट इज़ करेक्ट। इफ़ ही रिज़ाइंस ही विल रिग्रेट। अभी ये जो है अगर आप देख लीजिए, इफ़ ही रिज़ाइंस ही विल रिग्रेट, तो इसमें भी थोड़ा सा ये देखा जाता है कि ऑर्डर किस तरह से आएगा। तो आप वो जो एक्शन का ऑर्डर है उसको देखते हुए, जो कि पहले हो रहा है उसको आप प्रेजेंट में करेंगे, जो बाद में होगा उसके बाद उससे रिलेटेड वो आपके फ्यूचर में चला जाएगा। नेक्स्ट इज़ रूल नंबर 5, यूज़ ऑफ एज़ आप कहाँ यूज़ करेंगे और कहाँ यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें हम ये देखने जा रहे हैं एज़ को किधर यूज़ करना है। द फॉलोइंग वर्ब्स कम विद एज़। अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पर भी वो यूज़ होंगे आप उसके साथ हमेशा एज़ लगाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि आपने इन वर्ब्स को याद कर लेना है। तो अगर आप यही वाले 5 और 4 याद कर लेते हैं दैट इज़ इनफ, आपको ईजी हो जाएगा करेक्शन करने में। एंड दीज फॉलोइंग वर्ब्स आर regard, mention, define, treat, represent। जहाँ पर इन 5 में से कोई भी एक वर्ब आ जाएगा तो you will use as, उसके साथ आप as यूज़ करेंगे। और उसकी एग्ज़ाम्पल जो है treat him as a guest। तो आपने इसमें देख लिया कि आपने जहाँ पर ट्रीट आएगा वहाँ पर एज़ लगाना है, इसी तरह बाकी वर्ब्स के साथ भी है। नेक्स्ट रूल इज़ द फॉलोइंग वर्ब्स डू नॉट कम विद एज़। और अब इसके बाद जो वर्ब्स आ रहे हैं इनके साथ आप एज़ कभी भी नहीं लगाएंगे, और अगर लगा होगा तो उसको हटा देंगे तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। कॉल, अपॉइंट, इलेक्ट, थिंक। जी अभी इसमें जैसे है अपॉइंट हिम अ लेक्चरर, तो आप इसमें बिल्कुल ये नहीं कहेंगे अपॉइंट हिम एज अ लेक्चरर, तो इसमें आप एज नहीं लगाएंगे। सो ये आपको लर्न करना है अच्छे से कि इन वर्ब्स के साथ एज लगता है और इनके साथ नहीं लगता है। नेक्स्ट इज रूल नंबर 6, द फॉलोइंग नाउन्स शुड कम विद प्लूरल वर्ब्स। अभी जो हम नाउन्स की बात करने जा रहे हैं ये हमेशा प्लूरल वर्ब्स के साथ ही आएंगे, और वो आपको देखने में वो जो नाउन्स हैं वो प्लूरल नहीं लग रहे हैं, बट आप इनको हमेशा प्लूरल वर्ब्स के साथ ही यूज़ करेंगे। रेस्ट, वैरायटी, प्लेंटी, आर्मी, डजन, एनिमी, पेयर। आप ये देख लीजिए कि इन देमसेल्व्स दीज वर्ब्स आर प्लूरल। ठीक है, देखने में वो आपको भले से लग रहे हों कि दीज आर सिंगुलर नाउन्स, बट दे आर प्लूरल नाउन्स। रेस्ट, वैरायटी, जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं जी, वैरायटी ऑफ ड्रेसेस आर अवेलेबल इन द शॉप। नेक्स्ट इज रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव लेफ्ट द पार्टी। तो आपने ये जहन में रखना है जी। रूल नंबर 7 है जी, सिंस एंड फॉर कम फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द एक्शन बिगिंस। सिंस when टाइम इज़ सर्टन एंड for when टाइम इज़ नॉट सर्टन। अभी सिंस और फॉर का भी ये जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे आपको सेंटेंसेस इस तरह के आ जाते हैं जिसमें आपको इसके हवाले से करेक्शन करनी होती है। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ टाइम, जिस वक्त कोई काम हुआ है या हो रहा है जब से, वो आपका सिग्नल है वो उस टाइम में। तो सिंस और फॉर का डिफरेंस क्या होता है कि when the time
गिवन टाइम इज़ सर्टन, आप उसके बारे में सर्टन हैं, आपको वो डेट भी याद है और आपको बड़ा पर्टिकुलर होकर आप उसके बारे में बताना है, दैन यू विल यूज़ सेंस। और अगर आप उसको इन जनरल बता रहे हैं कि आपको कितने दिन हो गए हैं, तो फिर आप फॉर यूज़ करेंगे। अब एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2002, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मार्च। तो अभी ये जो आपके पास नॉन पॉइंट्स ऑफ टाइम है, तो इसके लिए आप सिंस लगाएंगे। अब उसके बाद अगर आप इसको, अब थर्ड एग्जांपल देख लीजिए कि जब आपके पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, बस आपके जहन में एक वेग आइडिया है, तो आप उसको या आप उसको बहुत पर्टिकुलराइज नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? यू हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years, for you have been working for many days, you have been working for a few weeks। तो अब आप ये देख लीजिए कि इसमें आपका टाइम जो है वो आपके पास एक वेक सा टाइम है जिसमें आपने बता दिया है सिंपल। तो जो पहले वाला हमने एग्जांपल किया उसमें हमारे पास पर्टिकुलर हमने टाइम फ्रेम है हमारे पास जिसको हमने यहाँ पर बताया है। सेकेंड एग्ज़ाम्पल जो है वो हमें बताती है, जो हमारे इसमें भी हमारे टाइम्स आ जाते हैं, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है जी। उसमें हम क्या कहेंगे जी? वी आर लर्निंग आवर लेसन सिंस मॉर्निंग, we are learning our lesson since evening, we are learning our lesson since noon, we are learning our lesson since 4 o'clock, we are learning our lesson since 5 o'clock। मीन्स कि जहाँ पर हमारे पास टाइम एंड डेट जो भी चीज़ हमें कंफर्म है, हाँ, या हम उसको पर्टिकुलराइज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम सिंस के साथ यूज़ करेंगे, और जहाँ पर नहीं है, इन जनरल बात करें तो हम वहाँ फॉर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ रूल नंबर 8। टू इज़ यूज टू शो सम लिमिट और करेक्ट स्टैंडर्ड, एंड वेरी इज़ यूज टू क्वालिफाई एडजेक्टिव। ये हम एडजेक्टिव में भी कर चुके हैं। तो टू जो है वो एक लिमिट को शो करता है, जो जैसे कि हम बात करते हैं ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो ही इज़ टू वीक टू वॉक, ये उसकी लिमिट है जो उसके वो इतना वीक है, ये उसका स्टैंडर्ड है कि वो वीक कितना है, वो इतना वीक है, यानी इतना वीक कितना है कि इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता है। तो यहाँ पर चूँकि हमने लिमिट कर दिया उसकी उस कैपेसिटी को, उसकी एबिलिटी को, तो इसमें हमने टू यूज़ किया है। लेकिन जब हम उसको लिमिट उसकी नहीं बता रहे हैं, हम उसका स्टैंडर्ड जज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ उस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी यहाँ पर जो वीकनेस का एडजेक्टिव है उसको हमने क्वालिफाई करना है कि वो ज़्यादा है, अपने एडजेक्टिव से ज़्यादा है, तो वो क्या होगा? ही इज़ वेरी वीक। तो यहाँ पर ये रूल इस तरह से अप्लाई होता है जी। नेक्स्ट इज़ रूल नंबर 9। इन एन इनुमरेशन कम्स फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, एंड फास्ट इज़ यूज्ड एज एडवर्ब। जब आप नंबरिंग कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, तो आप यहाँ पॉइंट्स बता रहे होते हैं किसी लेसन के, किसी लेक्चर के, या किसी असाइनमेंट के लिए आप पॉइंट्स बता रहे होते हैं, उनको डायरेक्शंस दे रहे होते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, तो आप उसमें ये बताते हैं फर्स्टली यू हैव टू डू दिस, सेकेंडली दिस, थर्डली दिस, तो वहाँ पर आप ये वाले यूज़ करते हैं जी। लेकिन एडवर्ब के लिए आप हमेशा फर्स्ट यूज़ करते हैं, सेकंड यूज़ करते हैं, थर्ड यूज़ करते हैं। तो अभी जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं जी। फर्स्टली यू हैव टू कम ऑन टाइम, सेकेंडली यू आर सपोज टू डू योर वर्क विद इन डेडलाइन। जी ये आपका रूल नंबर 9 का हो गया। और सेकंड एग्जांपल हमारे पास है जी, ही केम फर्स्ट एंड असलम केम लास्ट इन द रेस। तो चूँकि ये वर्ब को डिफ़ाइन कर रहा है कि वो किस नंबर पर आया था, तो ही केम फर्स्ट आएगा, ही केम फर्स्टली नहीं आएगा। तो इसी तरह असलम केम लास्ट इन द रेस, ये भी जो है उसकी पोजीशन को, उसके वर्ब को डिफ़ाइन कर रहा है, यहाँ पर भी लास्टली नहीं आएगा। तो इन्यूमरेशन में हम फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली यूज़ करते हैं, बट एज एडवर्ब जो है हम हमेशा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।